बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। आज हम बात करने लगे हैं ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम्स। ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी ऑर्गन्स और एक है हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में हमारे पास आता है बोन मैरो और हमारे पास आता है थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस। जबकि सेकेंडरी ऑर्गन में हमारे पास हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, इसको हम शॉर्ट में मॉल्ट भी कहते हैं, या फिर आपके पास गाल्ट, गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, म्यूकोसा एंड गट रिलेटेड टिश्यूज। वेल, ये जो ऑर्गन है हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मौजूद हैं। बोन मैरो हम जानते हैं कि तमाम बोन्स के अंदर आपके जितने भी बोन्स हैं उन सब के अंदर, जिसको आप कह लें कि भी मिक कह लें या गुदा कह लें, वट एवर डिफरेंट नामों से लोग ये जाना जाता है, तो हम इसको बोन मैरो कहते हैं। स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर है, लिम्फ नोड भी है और थाइमस भी है। ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है जहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है थाइमस। आपके हार्ट के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गन है, थाइमस है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड है हमारे आर्मपिट्स के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे मौजूद है। स्प्लीन हार्ट के नीचे लेफ्ट साइड पे यहाँ के ऊपर मौजूद होती है। इसके अलावा लार्ज इंसेटाइन, स्मॉल इंसेटाइन, टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम ये यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक बेसिक आप कह लें कि भी स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन मैरो की। बोन मैरो हमारे पास पॉइंट है साइट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बी सेल एज वेल एज टी सेल प्लस साइट फॉर मैचुरेशन ऑफ बी सेल। कि बोन मैरो के अंदर बी सेल और टी सेल की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, प्लस बी सेल की हमारे पास मैचुरेशन भी होती है। बोन मैरो सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर तमाम आप कह लें कि भी जितने भी स्टेम सेल्स हैं उनका क्या है, सोर्स है, मेन सोर्स है। अगर ये स्टेम सेल ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, नए सेल नहीं बनेंगे। मेन यही सोर्स है जिसमें हमारे न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं, डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, और यही सोर्स है हमारे बॉडी के डिफरेंट। जब हमें ज़ख्म लगता है तो टिश्यू रिजनरेशन होती है, तो मेन सोर्स हमारा क्या है, बोन मैरो। और बोन मैरो हम बात करते हैं कि इनरिच होता है हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल से। बिल्कुल हमारी बॉडी एक पैराबोला की फॉर्म में चलती है। इसका इम्यून सिस्टम, इसका मेटाबॉलिज्म चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक ये मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है। अडल्टहुड से जब आप ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं तो ये सारा निज़ाम आपका क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। बॉडी के न्यू सेल बनने की एबिलिटी भी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और प्लस हमारे बॉडी का आपको मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मेन आप देखें, जितनी तेज़ है आप भाग सकते हैं या दौड़ सकते हैं, क्या कोई एक 60 साल का बंदा भाग सकता है? कभी भी नहीं। ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म और सारी चीज़ें कम हुई। हम कहते हैं अगर आपका एक हेल्दी इम्यून सिस्टम हो, इस हेल्दी इम्यून सिस्टम के अंदर अगर 60 साल की एज, इस 60 साल की एज में जो हमारे बोन्स हैं उनके अंदर 50% टिश्यू के अंदर क्या आ जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसको देखते हैं कि कैसे। ये एक बोन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक पर्सन 60 साल की एज पे पहुंच गया, 60 प्लस है, तो इसकी इन लेयर्स के साथ क्या होता है, शुरू हो जाता है फैट लेयर डिपॉजिट हो जाता है। विच मीन एक स्टेज आएगी 25% यहाँ पे और 25% यहाँ पे। बोन्स क्या होंगी, फैट टिश्यू से फिल हो जाएंगी। विच मीन हमारे जो रिजनरेटिव सेल हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, वो 50% क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। मीन ओवरऑल आपकी एबिलिटी ये कम हो जाती है। ये कब होगी, एक हेल्दी पर्सन के अंदर। अगर हमारी रूटीन हेल्दी नहीं है, मीन आपकी डाइट ठीक नहीं है,
आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आप कोई गेम नहीं खेलते, आपका स्लीप एंड वेक साइकिल आपका डिस्टर्ब है, तो ये आपकी रूटीन क्या हो जाएगी, मज़ीद आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये 50% से 80 to 90% भी आ सकता है। और डेफिनेटली ये आना है, ये एजिंग का प्रोसेस है, इसमें अल्टीमेटली ये चीज़ आनी ही आनी है, बट हमने देखना है कि हम इसको कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि देखें ये आपकी बोन्स हैं, इन बोन्स के अंदर इस बोन का अगर इंटरसेक्ट लिया जाए तो ये वो चीज़ है बेसिकली जिसको आप मिक्स या गुदा वगैरह कहते हैं। अब ये बोन मैरो का इंटरनल पार्ट है कि अगर इसको इंटरनल पार्ट अगर देखा जाए, ये बोन है, ये बोन मैरो है। अब इसके अंदर साइटोकाइन है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, एंडोथेलियल सेल है, प्रोजेनेटर सेल है, ओस्टियोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। ओवरऑल ये जो चीज़ आपकी बनती है ये आपके कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल सेल, जिसमें एंडोथेलियल सेल्स, प्रोजेनेटर सेल, ओस्टियोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, साइटोकाइन्स एंड ग्रोथ फैक्टर और सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि नर्व इंडक्शन में काम आते हैं। ये मैक्रोफेजेस हैं जो इंगल्फिंग में इस्तेमाल होते हैं। एंडोथेलियल सेल इनकी कवर लेयर को कवर करते हैं बाहर की। न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं। साइटोकाइनन मैसेंजर मॉलिक्यूल है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह देते हैं। स्टेम सेल न्यू सेल की ग्रोथ करते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, न्यू बोन सेल्स बनाते हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, न्यू बोन सेल्स बनाते हैं ताकि उस फ्रैक्चर को क्या किया जा सके, फिल किया जा सके। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज में लोग होते हैं डॉक्टर नॉर्मली उनका ऑपरेशन वगैरह नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि अभी इनके रिकवरी के जो है ना वो चांसेस डिले होते कम होते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे किसी की कोई ब्रेन ब्रेक भी हो जाता है, सिंपली वो इसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं और कहते हैं लेट इट हील। वो जहाँ पे फिक्स होनी होती है वो वहीं पे फिक्स हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी एबिलिटी, रीजनरेटिव एबिलिटी वो क्या है आपकी कम हो जाती है। ये जो स्ट्रोमल सेल्स हैं आपके पास ये क्यूइसेंट्स हैं। क्यूइसेंट्स का मतलब ये है कि ये रेस्टिंग स्टेट में सोए हुए हैं जब तक कि इनकी नीड नहीं पड़ती। मीन अगर इनकी नीड तब पड़ेगी जब बॉडी को ज़रूरत होगी इनको बनाने की, अदरवाइज ये क्या होंगे, रेस्टिंग स्टेट में आपके पड़े हुए। ये वही चीज़ जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि स्ट्रोमल सेल क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। बेटा दिस इज़ अबाउट द बोन मैरो कि आप कहें कि बोन मैरो में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट अगली बात की तरफ आते हैं। नहीं, नेक्स्ट हमारे पास थाइमस है। थाइमस हमारे पास एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब स्ट्रक्चर का मतलब है दो लॉब्यूल्स हैं। जैसे आप चिक पीस लेते हैं, चिक पीस किसे कहते हैं, चने जो आपके होते हैं। अब चने को अगर तोड़ें तो उसके अंदर से दो दाने निकलते हैं, वो क्या है, बाइलोब्ड है। इसी तरह ये बाइलोब स्ट्रक्चर है और उसके गिर्द एक क्या है, एक कैप्सूल है। ये हार्ट, ये डायफ्राम के ऊपर हार्ट वैसे दिखाया गया है और इसके ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे थाइमस है। थाइमस के ऊपर ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे आप मेरे पास क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड हमारे डिफरेंट एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपकी बॉडी के मल्टीपल फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इसका मीन ये आपके पास इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है, इसके अंदर आपको दो पार्ट क्लियर नज़र आ रहे हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। जो डार्कर पार्ट है ये आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, और जो कंपैरेटिवली ब्राइटर पार्ट है ये आपके पास क्या है, मेडुला। नाउ हम कहते हैं कि ये एक नेटवर्क है सेल्स का। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये इसका एक ट्रांसैक्शन एरिया, ट्रांसैक्शन एरिया। इस ट्रांसैक्शन एरिया में क्या है, ये इसका कैप्सूल है, ये ट्रेबिकुला,
या ट्रैबिकुलाई हम इसको कहते हैं, ट्रैबिकुला है। नैन इसके अंदर डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इसके अंदर मैक्रोफेजेज हैं, इसके अंदर जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थाइमोसाइट है। ये क्या चीज़ है, थाइमोसाइट। इसके अलावा नेटवर्क एपिथेलियल सेल्स हैं, इसके बाद इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स हैं नेटवर्क का, और इसके अलावा मैक्रोफेजेज हैं, मैक्रोफेजेज के अलावा डेंड्राइटिक सेल, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें शामिल है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये जो नीचे वाला एरिया है जो डार्कर एरिया है ये क्या कहलाएगा, मेडुला कहलाएगा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके अलावा कुछ इसके अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। मैं ये इमेज बना इसलिए रहा हूँ ताकि एक एक करके आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये क्या चीज़ है। नाउ ये देखें, ये इमेजेस है, इसी को थोड़ा सा मैंने रेप्लिका बनाने की कोशिश की है ताकि पहले आपको समझा सकूं कि ये चीज़ है क्या। दिस इज लेयर जो आपका कैप्सूल बनाती है, ट्रैबिकुला, डेंड्राइटिक सेल, ये यहाँ पे उसने कलर दिए हुए हैं डिफरेंट। लेट्स सपोज ये जो येलो वाले हैं ये आपके क्या हैं, मैक्रोफेजेज हैं, ये आपके ब्लू वाले डेंड्राइटिक सेल्स हैं, और ये एपिथेलियल सेल हैं कॉर्टिकल, और ये आपके थाइमोसाइट्स हैं, और ये जो ये सेल बन रहे हैं ये आपके क्या हैं, डेड सेल्स। ये हमारे पास कॉर्टेक्स का पार्ट आ गया, और ये आपके पास मेडुला का पार्ट है। यहाँ आपके पास क्या है, इनकी ब्लड वेजिकल और हेसल कॉर्पुसल सेल है जो बाकी चीज़ें बनाते हैं। होता ये है कि जब बोन मैरो से थाइमस में आते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, थाइमोसाइट कहलाते हैं। वो इमेच्योर सेल्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर द थाइमोसाइट्स। अब ये थाइमोसाइट आगे इन्होंने क्या होना है, मैच्योर होना है, और जो सेल मैच्योर नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ओके, अब अगली डायग्राम देखते हैं, उसके साथ हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। लेट्स सी, दिस इज द डायग्राम जो हमने डिटेल में अभी डिस्कस कर। ये वही चीज़ है मगर इसको सिर्फ स्टेट करके लिख दिया गया। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज बोन मैरो है। बोन मैरो में जब सेल्स आते हैं, दीज आर बेसिकली डबल नेगेटिव। DN का क्या मतलब है, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का क्या मतलब है, हमारे पास थाइमोसाइट्स है, थाइमोसाइट्स हैं। इन थाइमोसाइट्स में हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं, आगे एक्सपेक्टेड हैं कि बन सकते हैं। कौन कौन से, ताकि या तो ये TC सेल बना सकते हैं, या ये T हेल्पर सेल बना सकते हैं, या ये TC बना सकते हैं, या ये T हेल्पर सेल बना सकते हैं। TC का हमने बात की थी, इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, इसको कहते हैं CD। कौन सा रिसेप्टर होता है, CD8 रिसेप्टर। और T हेल्पर के ऊपर कौन सा होता है, CD4 रिसेप्टर। नजर नहीं आ रहा उनसे, लाइट है। ये CD4 और आपके पास CD8 रिसेप्टर, CD4 एंड CD8 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर T हेल्पर सेल के ऊपर होते हैं, CD8 थाइमोसाइट। अब इनको डबल नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी रिसेप्टर अभी नहीं है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द डबल नेगेटिव। अब ये डबल नेगेटिव सेल, ये जंक्शन होता है जिसको कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। कॉर्टिको कॉर्टेक्स है, मेडुलरी मेडुला से, तो उनके दरमियान का जो मिडल का पोर्शन है उनको क्या कहते हैं, जंक्शन, जहाँ पे वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन। तो ये कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, ये इनका जंक्शन है, ये जो आपको यहाँ पे येलो वाला कुछ नज़र आ रहा है। डबल नेगेटिव यहाँ से मूव करता है कहाँ पे, सब कैप्सुलर कॉर्टेक्स में। मेन आप कह लें सब सेलुलर कॉर्टेक्स है जो इसका
इनिशियल पार्ट है। देन यहाँ से ये आगे मूव करता है तो ये क्या हो जाता है, डबल पॉजिटिव। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसके ऊपर CD8 भी होगा और इसके ऊपर CD4 भी होगा। जब ये कॉर्टेक्स से आगे मूव करता है नीचे की तरफ मेडुलरी फंक्शन में, ये जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये मूव करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल पॉजिटिव। सिंगल पॉजिटिव का क्या मतलब है, इन दोनों में से कोई एक रिसेप्टर क्या हो जाएगा, इसका डिलीट हो जाएगा। या तो ये CD8 होगा या तो ये CD4 होगा, तो ये सिंगल पॉजिटिव होगा। अब ये जो सिंगल पॉजिटिव है यहाँ से निकलकर आगे कहाँ जाता है, आपके पेरिफेरल टिश्यूज में जाता है। पेरिफेरल टिश्यू मीन आपके बाजू में, आपके ब्रेन में, आपके ब्लड में, ब्रेन में नहीं जाएगा, आपके ब्लड में, बाकी चीज़ों में जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, थाइमोसाइट की मैचुरेशन। पहले उसके ऊपर 2 लगते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है किसकी ज़्यादा नीड है, वो बनेगा, एक डिलीट हो जाएगा, सिंगल पॉजिटिव होगा और फिर वो आगे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये मैचुरेशन प्रोसेस है। अब मैचुरेशन प्रोसेस के दरमियान 90% जो हमारे थाइमोसाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। सिर्फ 10% बचते हैं जो कि मैच्योर होके बाहर निकल पाते हैं। कितने बनते हैं, ओनली 10%। 90% क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। अब वो डिलीट क्यों होते हैं, उसकी रीज़न देखते हैं। ये रीज़न लिखी हुई है। पहली रीज़न कि जो ये थाइमोसाइट बनते हैं ये सेल्फ MSC से बाइंड करते हैं। MSC क्या था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था TC के ऊपर CD4 होता है, ये आगे किससे बाइंड करता है, MSC1 के साथ। CD4 के ऊपर ये आगे किससे बाइंड करता है, MSC2 के ऊपर, जो किसके ऊपर होगा, APC के ऊपर होगा। और इसका मैंने क्या बताया था, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी, ये बात हमने की थी। सो बेसिकली इसको बाइंड किससे करना चाहिए, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, वो वाले न्यूक्लिएटेड सेल जो कि वायरस इन्फेक्टेड है या जो कि प्रॉब्लमेटिक है। और इसको किससे बाइंड करना चाहिए, APC के साथ। और APC क्या था, जिसके साथ कोई सेल पैथोजन बाइंड हो जाता है उसके साथ ये बाइंड करता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अभी उसने किसी के साथ बाइंड नहीं किया। ड्यूरिंग मैचुरेशन थाइमस के अंदर ही सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि अगर ये बाहर निकला तो क्या होगा, ये अपने ही MSC के साथ बिना किसी पैथोजन के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अगर ये बाइंड हो गया तो क्या होगा, अपने ही सेल को ये किल करना शुरू कर देगा। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं दीज आर बेसिकली ऑटो रिएक्टिव सेल्स। ये क्या होते हैं, ऑटो रिएक्टिव सेल्स। दीज आर बेसिकली ऑटो रिएक्टिव सेल। तो ऐसे सेल को थाइमस यहाँ से बाहर नहीं निकलने देता, उनको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये करता है कि भाई ऐसे सेल जो मैच्योर नहीं हो पाते, जिनके ऊपर जो डबल नेगेटिव होते हैं या जो डबल पॉजिटिव होते हैं, उनको भी आगे नहीं निकलने देता, उनको भी डिलीट कर देता। और तीसरी चीज़ कि आपके पास अगर बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर ले, मीन बाइंडिंग ठीक है, अपने सेल्फ से बाइंड नहीं कर रहा, बट देखिए हम जब कोई चीज़ बनाते हैं पहले उसको चेक करते हैं कि क्या ये रन हो रही है कि नहीं हो रही। मीन आजकल आप डॉकिंग के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप चेक करते हैं कि रन करके देखते हैं कि वो रन हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह जब कोई डिफरेंट लोग ऐप बनाते हैं उसको टेस्ट रन करते हैं, आप गाड़ी पहले चला के देखते हैं, बाइक चला के देखते हैं कि ये ठीक चलती है कि नहीं चलती। तो इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम चेक करता है कि जो मैंने सेल बनाए हैं ये क्या प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो उसको आगे जाने देता है, अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो उनको क्या कर देता है, डिलीट कर। तो इस सारे प्रोसेस में कितने सेल,
90% सेल क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। बाकी के जो 10% सेल होते हैं वो मैच्योर होते हैं और वो आपके पेरिफेरल टिश्यू में निकलते हैं, और वो 10% सेल आगे क्या करते हैं, बॉडी का निज़ाम चलाते हैं, और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी को एक बहुत अच्छी वेल बैलेंस्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते। ये बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये थाइमस डिस्कवर कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट है हमारे पास, मिलर, साइंटिस्ट है मिलर। मिलर ने क्या कहा, मिलर ने ये कहा कि उसने एक माइस लिया, उसने एक माइस लिया, और माइस लेने के बाद उसने क्या किया कि उसका थाइमस सर्जिकली रिमूव कर दिया। इसको हम कहते हैं थाइमकेटोमी। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ, नहीं सॉरी ये नहीं है, ऊपर हाँ ये लिखा हुआ है थाइमकेटोमी। थाइमकेटोमी का मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस। कटोमी का लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ हो इसका मतलब ये होता है कि सर्जिकल रिमूवल। स्प्लीन कटोमी आ जाए तो आप कहेंगे स्प्लीन कटोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। उसने कहा, उसने जब एक माइस लिया और उसमें से थाइमस को रिमूव कर दिया। थाइमस रिमूव करने के बाद उसने नोट किया कि जिसका थाइमस रिमूव किया था उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा था। दूसरी बात, उसमें टिश्यू रिजेक्शन नहीं हो रही थी, टिश्यू रिजेक्शन नहीं हो रही। तीसरी बात, वो बड़ी जल्दी ही उसकी डेथ हो गई। टिश्यू रिजेक्शन क्या होती है, जब हम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो टिश्यू रिजेक्शन होती है। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है। बट जब उसने जिसका थाइमस रिमूव किया था ए का ब्लड ग्रुप निकाल के बी में लगाया तो रिजेक्शन नहीं हुई और अल्टीमेटली उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसने एसोसिएट किया कि बॉडी के अंदर थाइमस एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से टिश्यू रिजेक्शन होती है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होता है और माइस ज़्यादा देर तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। उसने इन सेल को नाम दिया थाइमोसाइट्स। ये बात हो रही है 1961 की। तो उस टाइम हमें नहीं पता था ये टी सेल होते हैं या बी सेल्स होते हैं, तो उसने कहा थाइमोसाइट्स होते हैं। तो पहली डिस्कवरी थी, थाइमस से निकले थे तो उसको थाइमोसाइट का नाम। बाद में हम जानते हैं कि ये टी सी सेल हैं या टी हेल्पर सेल हैं वगैरह वगैरह। इस डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट डिस्कवरी हमारे पास 2006 में एक और साइंटिस्ट है रोडवाल्ड। अब रोडवाल्ड ने क्या कहा, रोडवाल्ड ने ये कहा कि एक सेकंड थाइमस भी होता है। क्या होता है, एक सेकंड थाइमस होता है। सेकंड थाइमस क्या है, सेकंड थाइमस है जी, उसने कहा कि माइस के सर्विकल वर्टिब्री ऑफ माइस के जो नेक के नीचे ख़त्म होती है, यहाँ पे एक टिश्यू मास है, ऑर्गन नहीं है, एक टिश्यू मास है। उसने उसको आइसोलेट किया और उसमें से देखा कि उसके अंदर भी थाइमोसाइट की कंसंट्रेशन मौजूद है, जो नॉर्मली बाकी बॉडी पार्ट के हिस्सों से कहीं ज़्यादा। और ये एक सिंगल लोब है। थाइमस क्या था, 2 लॉब्यूल थे, ये क्या है, एक सिंगल लॉब्यूल है और इसके अंदर इमेच्योर सेल भी है और मैच्योर सेल भी है। और उसने कहा, इसको नाम दिया कि ये क्या है, आपका सेकंड थाइमस है, कि अगर फर्स्ट थाइमस रिमूव कर दिया जाए माइस में से तो समहाउ ये उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और इसको सेकंड थाइमस कहते हैं। और टी सेल डेवलपमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करते हैं और इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ के अंदर भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया, जैसा कि कैंगरू के अंदर। ओके, आपने अगली क्लास में मुझे ये बताना है क्या ह्यूमन के अंदर सेकंड थाइमस होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा सर्च करके, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी काम करें, सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये दैट वाज अबाउट द सेकंड थाइमस। थाइमस की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। जी बेटा, एनीथिंग, अगर आपने कुछ पूछना है तो फिर हम अगले ऑर्गन की तरफ आते हैं।
नहीं, इससे नेक्स्ट क्लास में, कमिंग मंडे। आज तो मंडे गुजर गया ना। चलो अगली क्लास में जो अगर देख सको, नेट सबके पास है तो ज़रा देख के मुझे बता देना। जब हम ब्रेक करेंगे नमाज की, होती तो हमारी 10 मिनट की है, चलिए वो आधे घंटे पे जाती है। चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेटा? सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कहीं? सुना सुना सा लग रहा है, सुना हुआ है, मतलब जहन में नहीं आ रहा। नाम सुना सुना है। ऐसे ही सिचुएशन के लिए एक शेर है, दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। हाँ दिमाग में आ रहा है मगर याद नहीं है। बेसिकली ये अल्लामा इकबाल का शेर है, दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया हूँ तेरी पहचान यही है। ये रब ताला की ज़ात के लिए कहा है कि भाई आपके दिल में तो आता है, वो हर जगह मौजूद है, मगर आपको प्रूव करना पड़ जाए तो समझ नहीं आता कि कहाँ कहाँ से प्रूव कर। दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया हूँ तेरी पहचान यही है। चलें आगे चलते हैं। आप तो माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे, मुझे लगता है आप लोगों का मूवीज़ वगैरह से और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने एक मूवी रिकमेंड की थी, देखी थी आपने? मिले 7 पाउंड्स। नेटफ्लिक्स पे नहीं होगी, काफ़ी पुरानी मूवी है, कहीं और से मिलेगी, मिल जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि भाई हमें पता है कि कुछ होता है, अब ये नहीं पता कि कैसे होता है और कैसे काम करता है। हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा दीज आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो आपको रेड में नज़र आ रही हैं ये आपकी क्या हैं? आर्टरीज हैं। जो ब्लू में नज़र आ रही हैं आपकी वेन्स हैं। और आप देख रहे हैं कि रेड और ब्लू आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। जहाँ पे रेड ख़त्म होती है वहाँ से ब्लू शुरू हो जाते हैं, क्योंकि निज़ाम ऐसा ही है कि हार्ट पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में जाता है, वहाँ से वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस हार्ट की तरफ आती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। बट इसमें कुछ येलो वाली भी मौजूद है। ये क्या है? ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, यहाँ पे ये टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट और वेन के अलावा कुछ और सिस्टम भी यहाँ पे फैला हुआ है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? हमारे एक चीज़ होती है लिम्फ। लिम्फ नोड और चीज़ है, उसकी तरफ हम ब्रेक के बाद आएंगे। बल्कि अभी हमने लिम्फ नोड पढ़ना। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ होता है कि भाई ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल। इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, और इनके दरमियान कुछ लिक्विड होता है। और ये लिक्विड कहाँ से आता है? ये इन सेल से ब्रीच आउट होता रहता है, क्योंकि ये वॉल जो है आपकी सेमी परमिएबल होती हैं। ज़्यादा नहीं होता, 1 2 मालिक्यूल, 4 मालिक्यूल, 5 मालिक्यूल, 10 मालिक्यूल ये होते हैं। ये इन स्पेसेस में आ जाता है और ये स्पेसेस के अंदर से आगे मूव करता है थ्रू द लिम्फेटिक वेजल्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेजल का एक नेटवर्क है, जाल एक फैला हुआ है जो ओवरऑल इसको कैरी करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई, एक मार्बल दूसरे मार्बल से जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के साथ साथ देखेंगे आपको दरमियान में एक गैप भी नज़र आएगा। यूँ समझिए कि ये जो गैप है आपके पास, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस है। और यहाँ पे जो आपका अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा गैप हो, सीमेंट निकला हुआ हो, तो चीज़ यहाँ पे क्या होती है? फंस जाती है। तो इसी तरह लिम्फ भी हमारी ऐसी स्पेसेस के दरमियान अटैच होता है। नाउ दैट इज़ वन मोर थिंग। हमारा हार्ट है, ब्लड को पंप करता है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 की स्पीड से प्रेशर के साथ फेंकता है। मीन आप देखें हार्ट यहाँ पे है, अगर उसने यहाँ से ऊपर भेजना है ब्रेन की तरफ, तो जाहिर बात है इसको स्पीड चाहिए। मीन अगर आपको बॉल कोई ऊपर फेंकनी हो, अपने कद से ऊपर फेंकनी हो, तो यू नीड अ फोर्स, और वो फोर्स कहाँ से आएगी?
प्रेशर से आएगी। जब ये प्रेशर से फेंकता है, ये कैपिलरीज भी क्या है, सेमी परमिएबल है, तो इसमें से भी सम टाइम इक्का दुक्का मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर लीक आउट। ज़रूरी नहीं है मगर हो जाते हैं। बट जब ये वापस आएगा तो अब हमें फोर्स नहीं चाहिए, फ्लो नहीं चाहिए, तो इसकी कैपिलरीज क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। तो अब ये चीज़ें वापस यहाँ पे इंटर नहीं हो सकती, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास सेल्स का नेटवर्क है, यहाँ पे फ्लूइड है, कुछ इसमें से निकला, कुछ इसमें से निकला। अब इसने वापस मूव करना है। अब मूव कैसे करेगा, थ्रू लिम्फेटिक वेसल। एक और चीज़, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं आपकी, ये किसी प्रेशर के कंट्रोल में नहीं है, इनको हार्ट कंट्रोल नहीं कर। देन हाउ दे विल मूव, ये कैसे मूव करेंगे, एनी सजेशन, कैसे मूव करें जी? मूव ये करती हैं, हार्ट के कंट्रोल में नहीं है, प्रेशर के कंट्रोल में नहीं है, देन क्या पॉसिबल वे है कि ये मूव करें? हाँ जी, ये चुपके क्यों बैठी हुई है? सर क्वेश्चन ना पूछ लें इसलिए। कैपिलरी एक्शन कैसे होगा? ठीक है, कैपिलरी एक्शन आंसर आपका ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, बट हाउ है? फ्लूइड तो वो खुद है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, मसल मूवमेंट। हर बार जब हम मसल को मूवमेंट करते हैं, ये लिक्विड क्या होता है, मूव होता है और ये लिम्फेटिक वेसल में जाता है। मूवमेंट स्लो है बट होती है ऐसे, और ये होते होते कहाँ जाती है, आपके अल्टीमेटली आपके लिम्फ नोड में पहुँचती है, और लिम्फ नोड आगे क्या करता है, अपना काम करता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमें टिश्यू पे कोई चोट लगी है, उसके अंदर एंटीजन ट्रैप हो गए, वो एंटीजन क्या करेगा, लिम्फ नोड से होता होता उसको कहाँ ले जाए, सॉरी लिम्फ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, आपके लिम्फ नोड में चला जाएगा, और लिम्फ नोड आगे उसकी क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। अभी तक का जो पार्ट था, जो मैंने आपको बताना चाहता था, आपको ये बताना चाहता था कि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ क्या होता है और वो कैसे मूव करता है और उसका फंक्शन क्या है। अब ये लिंक्ड है किसके साथ, लिम्फ नोड के साथ। हमारा जो अगला ऑर्गन है दैट इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इनकैप्सुलेटेड बीन शेप, बीन शेप क्या कहते हैं, किडनी बीन जो होता है, लोबिया, रेड लोबिया जैसे होता है, ठीक है, राजमा जिसको कहते हैं। नेटवर्क का स्ट्रोमर सेल होते हैं, उसके अलावा 3 रीजन्स हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर बी सेल्स होते हैं, पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा के अंदर, सॉरी मेडुला के अंदर प्लाज्मा सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स। इसके अलावा कॉर्टेक्स के अंदर मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स और आपके डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। नाउ दिस इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर। बीन है कि नहीं है? इस तरह करके देखे ना, है ना बीन शेप। हमारे पास ये रेड वाली क्या है, आर्टरी है, ब्लू वाली क्या है, वेन्स, और ये जो है आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं। इसके अंदर नेव लिम्फोसाइट जा, नेव क्या होता है कि वो लिम्फोसाइट जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, प्रॉपरली अभी मैच्योर नहीं हुआ। ब्लड वेसल है, आउटगोइंग एफरेंट लिम्फेटिक्स हैं। आउटगोइंग का मतलब है कि बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पे होगा कहीं इनकमिंग एफेरेंट लिम्फेटिकल के यहाँ से इंटर हो रहा है, विच मीन हमारी जो कैपिलरीज हैं, सॉरी कैपिलरीज कहता हूँ, लिम्फेटिक वेजल्स हैं, वो लिम्फ लाकर उसमें क्या कर देती है, ये लिम्फ को लेकर यहाँ से कहीं पे ट्रैप हुआ या लिम्फ को मूव करते करते यहाँ पे आके खाली कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पैराकॉर्टेक्स है, ये जो ब्लू वाले में, सॉरी कॉर्टेक्स है ब्लू वाला, येलो वाला पैराकॉर्टेक्स है, और ये वाला जो पिंक आपको पर्पल नज़र आ रहा है, ये क्या है आपके पास, मेडुला है। तो ये यहाँ पे अगर वो बी सेल के होंगे तो यहाँ पे होगा पैराकॉर्टेक्स, यहाँ पे आपके क्या हैं, टी सेल्स हैं, और यहाँ पे आपके क्या हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, और यहाँ पे आपके क्या हैं, बी सेल्स।
और इसके साथ आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सारे इसके अंदर आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ से जब कोई मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है ये रेस्टिंग स्टेट में। जैसे ही इसके अंदर कोई एंटीजन इंटर होता है, ये क्या करता है? साइटोकाइन रिलीज करता है, और इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रोफाइल, मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन मॉलिक्यूल, इन सब को इसके अंदर क्या कर लेता है? जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अब इकट्ठा करने के बाद इसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल के। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अब यहाँ से जो आपके प्लाज्मा सेल हैं, एंटीबॉडी सेल्स हैं, वो शिफ्ट होते हैं और एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, और इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? एंटीजन जो कैप्चर हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बाद टी रेगुलेटरी सेल आते हैं, और टी रेगुलेटरी सेल सिग्नल लेते हैं कि भाई इन्फेक्शन खत्म हो गया है, अपने घरों को वापस चले जाए। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी फॉलिकल, और ये ओरिजिनल अपनी शेप के अंदर वापस आ जाती है। यहाँ पे बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं या सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, ये नॉर्मली यहाँ पे बनते हैं, जबकि टी सेल्स के अंदर आपके अगर सेल होंगे वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू आएंगे। कि मीन एपीसी आया, एपीसी ने आकर टी सेल के साथ उसको बाइंड कर दिया। अब टी सेल होता है हमेशा मेम्ब्रेन बाउंडेड, और वो उसको वहाँ पे बाउंड करके उसको डिग्रेड कर देगा। ये केस हो गया आपका अगर कोई पैथोजन इंटर आता है। अगर पैथोजन नहीं है तो सिंपली आपका जो लिम्फ है यहाँ पे आके एम्प्टी होगा। एम्प्टी होने के बाद यहाँ से वो आपकी वेन्स या जो भी आपके ब्लड वेजल्स हैं उसका दोबारा से हिस्सा बन जाएगा। जो भी एंटीजन या पैथोजन आपके टिश्यू में ट्रैप होगा उसको मूव करवाया जाएगा लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड उसकी क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। बल्कि जो भी एंटीजन या पैथोजन हमारे ब्लड में इंटर होगा उसको मूव करवाया जाएगा स्प्लीन में। उसकी न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे होगी? स्प्लीन के अंदर। ब्लड वाले स्प्लीन में और टिश्यू वाले लिम्फ नोड में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है कि हमने इसको आगे कैसे लेके चलना। ये बेटा ये वही चीज़ है कि फॉलिकल बनते हैं आपके पास, प्राइमरी फॉलिकल बनती है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, जर्मिनल सेंटर है। जर्मिनल सेंटर क्या है? जहाँ पे बी एक्टिवेटेड बी सेल उनकी प्रोलिफरेशन होती है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है हाइपर म्यूटेशन एंड क्लास स्विच। क्लास स्विचिंग में आपको हाइपर म्यूटेशन आप एक बाद में बताऊँगा। क्लास स्विचिंग का ये मतलब होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है तो क्लास स्विचिंग अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। इन शॉर्ट आप ये देख लें, क्लास स्विच ये होता है, ये एक एंटीबॉडी है IgG लेट्स सपोज, और ये दूसरी एंटीबॉडी है IgM। इसने पैथोजन को डिटेक्ट किया। क्लास स्विचिंग का क्या मतलब है? IgM कन्वर्ट हो जाती है IgJ में। वो कैसे कन्वर्ट होती है? ये इनके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ होते हैं वेरिएबल पार्ट, कुछ होता है कांस्टेंट पार्ट। तो ये अपने कांस्टेंट पार्ट को स्विच कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्लास स्विच हो जाती है। डिटेल में जब आपको एंटीबॉडी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखें कि ये इस हाइपर म्यूटेशन की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? IgG या IgM, IgG या IgM में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लास स्विचिंग आपकी होती है। ये चीज़ें वहीं आपको बताई हुई हैं कि भी इनके सेल किस तरह से, जो मैंने आपको भी डिस्कशन बताई, वो सेल किस तरह से प्रोसेस करते हैं, और अल्टीमेटली जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी बॉडी उसको क्या कर लेगी? सेल साइकिल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उसके अंदर मेमोरी सेल बनेंगे, और मेमोरी सेल G0 फेज में चले जाएंगे, और फ्यूचर के लिए वो क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको टैकल कर लेंगे। स्टॉप बच्चों, हम लोग सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ रहे थे। हमने बोन मैरो पढ़ लिया। बोन मैरो के बाद हमने लिम्फ नोड पढ़े हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लीन। स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होती है, और वाइड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। इसका स्प्लीन का बेसिकली काम है आपकी ब्लड की प्योरीफिकेशन। ब्लड प्योरीफिकेशन का मतलब है ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड फिल्टरिंग एजेंट्स ये समझाया जाता है।
अब स्प्लीन के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है और दो मेजर कंपोनेंट हैं, एक कहलाता है रेड पल्प और एक कहलाता है वाइट पल्प। रेड पल्प एंड वाइट पल्प। रेड पल्प के अंदर हमारे मैक्रोफेजेस और आरबीसीज होते हैं, जबकि वाइट पल्प के अंदर हमारे आप कह लें कि भी डिफरेंट किस्म के डब्ल्यूबीसीज, देन हमारे पास इसमें पेरी आर्टियोलर लिम्फाइड शीट पॉल्स, पेरी आर्टियोलर लिम्फाइड शीट्स, और उसके अलावा बी सेल हैं, फॉलिकल्स हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हम इसको काम करते हैं। रेड पल्प एंड वाइट पल्प मीन आप कह लें कि एक रेड पल्प है एंड वाइट पल्प है। दीज आर सेपरेटेड बाई अ लेयर विच इज नोन एज मार्जिनल जोन। इसके डायग्राम में अभी आपको दिखाता हूं कि ये मार्जिनल जोन क्या है और ये कैसे काम करता है। मार्जिनल जोन के अंदर हम कहते हैं कि आपके पास इनेट सेल्स होते हैं। ये इनेट सेल क्यों, इनके ऊपर TLRs रिसेप्टर होते हैं। TLRs होते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। ये हम आगे जब इनेट इम्यूनिटी को स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो पैथोजन के ऊपर मॉलिक्यूलर पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं। मीन पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, PRRs होते हैं, जो कि पैम्स को, जो हमने पीछे पढ़ा था, उन पैम्स को डिटेक्ट करते हैं। रेड पल्प मैंने जैसे बताया कि आपका मैक्रोफेज और आरबीसीज हैं, और जो डेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनका मटेरियल आगे चला जाता है लीवर के अंदर डिग्रेडेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए। जबकि वाइट पल्प के अंदर आपके WBCs, बी सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना, उनको कभी डिफरेंट चीज़ों को न्यूट्रलाइज करना। देन हमारे पास इसके अंदर फैब्रियोब्लास्टिक सेल्स हैं जो कि T सेल और B सेल की माइग्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट करने में मदद करते हैं। ये आपको इसका दिखाया गया है कि भाई ये स्प्लीन है, मीन ये स्टोमक है, स्टोमक के राइट साइड पे आपको यहाँ पे स्प्लीन नज़र आ रही है, और ये इसका आपके पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर देखें, ये आपके पास आर्टरी आ रही है रेड कलर की, और ये आपके पास वेन आ रही है। अब ये जो आर्टरी आ रही है यहाँ पे, अगर ये इस रूट को फॉलो करें, इस रूट के अंदर ये जो एरिया आपका, ये वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है वाइट पल्प। ये डिफरेंट जगहों पे होगा, यहाँ पे भी ये वाइट पल्प है, यहाँ पे भी है, और मल्टीपल जगहों पे होगा। इसके अलावा ये जो बाकी का एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया, ये आपका क्या है, रेड पल्प है। अब ये येलो वाला आपका क्या है, वाइट पल्प है, ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक लेयर है, ये वाली, ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज द मार्जिनल जोन। ये आपका क्या है, मार्जिनल जोन। मीन ये आपका वाइट पल्प है, ये आपका रेड पल्प है, और मिडल में जो जोन है हमारे पास वो मार्जिनल जोन है। ये इसके अंदर आपके पास क्या है, टैल्स है, पेरी आर्टियोलर लिम्फाइड शीट्स हैं जो, और इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर T सेल्स होते हैं। प्लस ये आपके जो गोल गोल ये दायरे जो बने हुए हैं, ये आपके क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल में ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, B सेल्स मौजूद होते हैं। देन स्प्लीनिक आर्टरी है एंड स्प्लीनिक वेन है। अब जब आपके पास कोई ब्लड में से पैथोजन आता है, वो ब्लड से मूव करता करता यहाँ पे, लेट्स सपोज ये यहाँ पे अपनी एम्प्टी कर देता है, अपने पैथोजन को यहाँ पे रिलीज कर देता है। ये आपका क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, आपके B सेल्स हैं, और B सेल्स क्या करते हैं, अगेन साइटोकाइन रिलीज करते हैं जब कोई पैथोजन इंटर होगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, और यहाँ पे साइटोकाइंस, कीमोकाइंस और इस तरह की बाकी चीज़ें आपकी सारी क्या हो जाएंगी, इसमें शामिल हो जाएंगी। नाउ अब यहाँ पे जो आपका मार्जिनल जोन है, इस मार्जिनल जोन में हम कहते हैं कि भाई यहाँ से निकल कर चीज़ें, मीन अगर जो डिग्रेड होने वाला मटेरियल है वो T रेगुलेटरी सेल यहाँ से इसको मार्जिनल जोन में डाल देगी,
और मार्जिनल जोन से ये कहाँ पे आ जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वाइट पल्प के अंदर आ जाता है। सो ओवरऑल आपका ये जो साइकिल है, जिस तरह से पहले हमने साइकिल कहा कि ये साइकिल आपका क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और आपके सर्कुलेटिंग सेल्स हैं, पेल्स के अंदर आपके डिफरेंट सेल्स हैं जो कि पेल्स आ जाएं, पेल्स में आपके पास मैक्रोफेजेस हैं या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसके आ जाते हैं। और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पैथोजन को टी सेल्स के ऊपर, और टी सेल उनको क्या करता है, अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज करता है। इन शॉर्ट, स्प्लीन में ब्लड से तमाम पैथोजन इकट्ठे होते हैं और स्प्लीन उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करती है, आइदर थ्रू बी सेल जो कि आपके प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, या फिर यहाँ से ये मार्जिनल जोन और फिर आपके वाइट पल्प में जाता है। वाइट पल्प में आपके टी सेल्स हैं, और टी सेल कब काम करेंगे, जब कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी इसको प्रेजेंट करेगा और एपीसी उसको डिग्रेड करेगा, एंटीबॉडी रिलीज होंगी और इसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद ये क्या होगा, ये अपने अपने जगह पे फिर वापस चले जाएंगे, जिनको कंट्रोल करेगा आपका टी रेगुलेटरी सेल। ये बेटा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लीनकोटोमी। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे थाइमकोटोमी की, अब बात है स्प्लीनकोटोमी की। अडल्ट की अगर बात करें, पहले हम अडल्ट को देख लेते हैं। अगर स्प्लीन रिमूव कर दी जाए, स्प्लीन रिमूव करने से ज़्यादातर जो अडल्ट में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रेशो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि स्प्लीन ने किसको कंट्रोल करना था, आपके ब्लड के अंदर जितने भी इन्फेक्शन मॉलिक्यूल हैं उन सबको कंट्रोल करना था। जब स्प्लीन ख़त्म हो गई तो ब्लड की फिल्टरिंग क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ब्लड में होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक या दूसरी चीज़ें हम दे के उनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर किया जा सकता है। बट स्टिल इट हैज़ प्रॉब्लम। अगर चिल्ड्रन में देखा जाए, इनके अंदर सिस्टमैटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसे सेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, सेप्सिस बोलते हैं। अब इस सेप्सिस के अंदर हमारे पास स्टेफिलोकोकस न्यूमोनियाई जो नमूनिया वगैरह है, बच्चों को आपने देखा होगा बड़ी कॉमनली नमूनिया वगैरह हो जाती है। नाइजेरिया मैग्नाइटाइटिस, हीमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा, ये कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर उनके अंदर स्प्लीन प्रॉपर काम नहीं कर रही या उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है। और बच्चों के लिए ये बीमारियां क्या हैं, बड़ी थ्रेटनिंग हो सकती हैं अगर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। स्प्लीन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। इसके अलावा स्प्लीन कुछ और भी काम करते हैं, जिसमें आयरन मेटाबॉलिज्म है। कि आयरन मेटाबॉलिज्म कैसे करती है, हमारे अभी हमने बात की, आपका रेड पल्प है, इसके अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज की ये क्या करती है, डिग्रेडेशन करती है। आरबीसीज के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन का मेजर मॉलिक्यूल मिडल में क्या होता है, आयरन होता है, जिसने 4 रिंग को क्या करके रखा होता है, बाइंड करके रखा होता है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि स्प्लीन आपके किस में इन्वॉल्व है, आयरन मेटाबॉलिज्म में। सिमिलरली ये आपके प्लेटलेट स्टोरेज के अंदर भी इन्वॉल्व है, और हिमाटोपोइसिस, अगेन वही रीज़न कि जो एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स हैं, जो डिग्रेडेड हैं, जो डैमेज है, उनको डिग्रेड कर देती है और उसकी जगह फिर नए ब्लड सेल्स आपकी बॉडी बना देती है। तो ओवरऑल ये किस में काम करती है, आपकी हिमाटोपोइसिस के अंदर भी एक्टिव रोल प्ले कर। ठीक है, ये थे हमारे पास स्प्लीन। स्प्लीन के अलावा हमारे पास कुछ और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, जैसे हमने बात की। एक है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जिसको हम माल्ट कह रहे हैं। इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है 2 के अंदर। एक है गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज, और है कि ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जिसको बाल्ट कह रहे हैं, गाल्ट एंड बाल्ट। ये क्या है कि आपके म्यूकस के अंदर, आपके ब्रोंकस के अंदर और आपकी गट के अंदर कुछ टिश्यू मास है जिसके अंदर आपके अडाप्टिव इम्यूनिटी के सेल मॉलिक्यूल मौजूद है। विच मीन जहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, अडाप्टिव सेल, बी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक, ये सारे सेल वहाँ पे मौजूद हो और मिल के क्या करते हैं, ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन करते हैं किसकी, पैथोजन की। और कुछ ऑर्गेनाइज्ड एरिया जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है,
यूरोजेनिटल ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और जिसके अंदर आप कह लें कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया हैं जिनको हम कहते हैं पियर पैचेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पियर पैचेस। पियर पैचेस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और ये वो स्पॉट काम करते हैं कि जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। इसी तरह टॉन्सिल और अपेंडिक्स के अंदर भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि डिफरेंट बैरियर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री ही ना हो। हम बात कर चुके हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, अडाप्टिव इम्यून सेल हैं, बी सेल फॉलिकल्स हैं। बैरियर के अंदर आपके स्किन, म्यूकोसा टिश्यू, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, कमेंसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ इनेट इम्यून डिफेंस है जो कि साइटोकाइन, कीमोकाइन, एंटीमाइक्रोबियल और बी सेल जनरेट करते हैं। इनका ओवरऑल काम क्या होता है कि बॉडी को एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब जितनी चीज़ें हमने देखी उनको ज़रा एक क्विक वे में हम देखते हैं। ये पहली जो लेयर है आपकी, ये क्या है? एपिथेलियल लेयर है जो कि डेड सेल से लेट्स सपोज आपकी बनी हुई है कि बैक्टीरिया आप यहाँ पे बाइंड होता है, ये एम सेल है और बैक्टीरिया ने किसी तरह से इसके अंदर क्या कर लिया? एंट्री कर ली। पहले तो ये इसको एंट्री होने से ही रोकता है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही, बट किसी तरह से अगर ये एंट्री कर लेगा तो अंदर आपके डेंड्राइटिक सेल हैं, मैक्रोफेजिस, ये मैक्रोफेजिस हैं, ये डेंड्राइटिक सेल हैं। ये क्या करते हैं? इनको लेके ये डेंड्राइटिक सेल इसको पकड़ लिया पैथोजन को, ये मैक्रोफेजिस ने इसको पकड़ लिया। इसी तरह ये देखें, ये मैक्रोफेजिस ने इसको पकड़ लिया। ये आगे आपके पास बी सेल फॉलिकल्स हैं जाके आपके इंटेस्टाइन के अंदर पियर पैचेस हैं, यहाँ पे टिश्यू मास मौजूद है। अब ये देखें, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। ग्रीन का मतलब है ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ब्लू का मतलब है ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए। तो बी सेल और टी सेल में मैचुरेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद अल्टीमेटली आपका प्लाज्मा सेल बनता है। यहाँ पे देखें, ये आइडेंटिफिकेशन हो रही है इन सारी जगहों पर। ये प्लाज्मा सेल बना, प्लाज्मा सेल की क्लोनल रिप्रोडक्शन होती है और उस क्लोनल रिप्रोडक्शन से आगे क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब एंटीबॉडी रिलीज हुई और ये एंटीबॉडी जाके इस पैथोजन के साथ क्या हो रही है? अटैच हो रही है और उस पैथोजन को क्या कर लिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको किल कर दिया और हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाती है ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें। ये कंप्लीट इन्वायरमेंट है जो हमें यहाँ पे बचा के रखती है। ये बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी लिम्फाइड टिश्यू। ये सिंपल है। टर्शरी लिम्फाइड टिश्यू का मतलब है कि वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वो ये फिंगर हो सकती है, वो ये बाजू का ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट हो सकता है, ये पार्ट हो सकता है, पाँव का पार्ट हो सकता है। जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है वो पार्टिकुलर एरिया आपका क्या कहलाता है? टर्शरी लिम्फाइड टिश्यूज़ कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका टेम्परेरी तौर पर प्राइमरी फॉलिकल बनती है। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है एक स्पेस बन गई, रूम बन गई, एक जगह बन गई जहाँ पे सारे मालिक्यूल आके इकट्ठे होंगे। बी सेल हैं, टी सेल हैं, न्यूट्रोफाइल्स हैं, वो सारे मालिक्यूल आके इकट्ठे होंगे और वो मालिक्यूल क्या करते हैं? अल्टीमेटली आपके उस पूरे प्रोसीजर को आप कह लें कि भी रिफ़ाइन करते हैं और उस रिफ़ाइन करने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है? उसका न्यूट्रलाइजेशन होती है। जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, टी रेगुलेटरी सेल आते हैं और उसको आप कह लें कि भाई क्लियर करके टर्शरी इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है और हमें एक जनरलाइज